खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, लद्दाख के सीनियर लीडर कमर अली आखून आज सुबह लंबी बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो गए। वो लद्दाख के सबसे मुतासर कुन रहनुमाओं में से एक थे। आखून ने जम्मू और कश्मीर असेंबली में करगिल की नुमाइंदगी की और कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी खिदमत दी। वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े रहे और 2023 से इसके एडिशनल जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर थे। उनकी रूह को अल्लाह पाक पाकीज़ा सुकून अता फरमाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और साबिक वजीर कमर अली आखून का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह करगिल में इंतकाल हो गया। एनसी तर्जुमान और जड़ीबल के एमएलए तनवीर सादिक ने यह अफसोसनाक खबर ऐवान को दी, जिसके बाद स्पीकर और तमाम मेंबर्स की जानिब से 1 मिनट के लिए मौन इख्तियार करके मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया गया। 15 अगस्त 1957 को करगिल के सांगरा गांव में पैदा हुए कमर अली आखून यूटी से कबल के जम्मू कश्मीर के दोनों ऐवान के मेंबर रह चुके थे। 1987 में वो पहली दफा एमएलए मुंतखब हुए। 1996 में उन्हें बिजली महकमे का स्टेट मिनिस्टर बनाया गया। 2002 में वो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बने। 2008 में उमर सरकार में उन्होंने सार्फिन उमर की वजारत संभाली। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कमर अली आखून को सादगी पसंद और दयानतदार शख्सियत का मालिक बताते हुए इससे जाती नुकसान बताया। मरहूम से अपनी जाती ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि जिंदगी का बड़ा अरसा महज एक कमरे में गुजारने वाले कमर अली सूफी मंच और दरवेश किस्म के इंसान थे। सियासी फील्ड में उन्हें एक पॉपुलर लीडर बताते हुए स्पीकर ने कहा कि मरहूम करगिल और लद्दाख के साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में काफी मकबूल थे। कमर अली आखून साहब को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ही वाज अ ग्रेट मैन, एक सादा तबीयत आदमी, कोई पांप एंड शो नहीं। मैं करगिल अक्सर जाया करता था। वो एक कमरे में रहते थे करगिल में, अपना कमरा वो भी कमरा नहीं है, किराया पर रहते थे। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ही हेल्ड, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, देन R&B, मगर मकान कुछ नहीं था। आखिर पर गाँव में कुछ बरसों के बाद कुछ 2-3 कमरे बनाए थे किसी सांगरा को। मैंने कहा यहाँ पर गाँव है, मैं खुद गया हूँ उसके घर। वो इतना पॉपुलर था, जाहिर से आपको लगा था कि कोई सिंपल टन है, सीधा साधा आदमी है। मगर मैं करगिल में घर घर घूमा हूँ कई बार। इलेक्शंस के सिलसिले में मैं कंपेनिंग भी करता था, बाकी चीजें भी करता था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज मांग करते थे। वो हर घर में पॉपुलर था। एक बार वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसे शायद पार्टी का व्हिप नहीं माना था। एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था कैंडिडेट के खिलाफ। जो कैंडिडेट उस वक्त हमने वो सीट कांग्रेस को दे दी थी, उसने वायलेट किया, हमें निकाल दिया। फिर इलेक्शन आया, असेंबली के इलेक्शन, हमें उसके अगेंस्ट कैंडिडेट ही नहीं मिला करगिल। जहां भी मैं जाता था कैंडिडेट ढूंढने के लिए, वो कहते थे सिर्फ कमर अली आखून। Then I had to go to him, to his house. मैंने कहा मेहरबानी करके इलेक्शन लड़िए, लोग चाहते हैं, हम चाहे या न चाहे, लोग आपको बहस तो नुमाइंदा जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो मुश्किल से उसको मैंने मनवाया, उसने इलेक्शन लड़ा गया और फिर वो इलेक्ट हो गए। यहाँ पर मिनिस्ट्री में कोई उंगली नहीं उठा सकता था, कोई 10 पैसे का लालच नहीं, सवाल ही पैदा कोई नहीं कर सकता। इवन नाउ कि कमर अली आखून ने खुदा न खास्ता कभी भी बदनामी की हो। इतना जानादार आदमी और मेहनती आदमी, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। यहाँ पर इस हाउस में भी, दूसरे हाउस में भी, कभी कभी हम उनको अपर हाउस में भेजते थे बाकी मिनिस्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए। इस तरह से जवाब देता था जैसे वो खुद मिनिस्टर था उस महकमे का, और कन्विंसिंग रिप्लाईज। इस जैसा आदमी, जैसा लीडर करगिल को दोबारा मुझे नहीं लगता है मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा नुकसान है करगिल को पर्टिकुलरली, लद्दाख रीजन को पर्टिकुलरली, और पूरी रियासत को, कि इस जैसा बेलोस लीडर आज हमसे जुदा हो गया, हमसे रुखसत हो गया। तो अल्लाह ताला
उसको मगफिरत करे। और उसके कोई शादी वादी उनकी नहीं थी, उसका कोई शादी नहीं थी, ऐसा अकेला रहा करता था वो बेचारा, फकीर जैसा आदमी अगर आप देखेंगे, फकीर। श्रीनगर के हबा कदल में लगी शदीद आग से कई खानदान बेघर हो गए और सख्त परेशानी में हैं। मुतासर लोगों का कहना है कि सियासी नुमाइंदों ने मौके पर पहुंचकर हमदर्दी जताई और पुनर्वास का भरोसा दिया, लेकिन अब तक कोई पुख्ता मदद नहीं मिली। आज कुमार ने इलाके का दौरा करके हालात पर गहरी तशवीश जाहिर की और मुकामी एमएलए शमीमा फिरदौस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो खुद मौके पर आकर मुतासरीन की मदद करे। एक मुतासरा खातून ने बताया कि उनका नया खरीदा और मरम्मत किया गया घर सोने के जेवरात और घरेलू सामान आग में जलकर राख हो गया, जिससे उनका खानदान पूरी तरह माली तौर पर तबाह हो गया है। आपने तो खुद सिचुएशन देखी, यहाँ 8-10 मकानों की हालात आपने देखी। लास्ट टाइम में 4-5 दिन पहले छताबल गया था, बालपुरा गया था, नवहट्टा गया था। लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। ये इनको एक मुसीबत आई है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मर्जी थी। मगर मेरी एक गुजारिश रहेगी यहाँ के सीएम साहब को, जम्मू कश्मीर का जो सीएम है उमरुल्लाह साहब, क्या खाली लोगों के पास आप वोट लेने आए थे? खाली वोट लेने थे? लोगों ने आपको 50 सीटों का मैंडेट दिया, भारी मैंडेट दिया। क्या आपने जो वादे किए वो भूल हो गए सारा कुछ? मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ के एमएलए साहिबा से, शमीमा फिरदौस साहिबा यहाँ की एमएलए है, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश रहेगी, एक दिन यहाँ विजिट कीजिए, छताबल जाइए, नवहट्टा जाइए, हवा कदल आइए, यहाँ के लोगों की दर्द सुनिए। ये इस वक्त मुसीबत में है, कहाँ जाएंगे इस वक्त? विंटर का सेशन है, कहाँ जाएंगे? आप देख लीजिए, ये हालात है यहाँ की। इनके पास कुछ नहीं है, जो लगा के था कपड़ा वो कपड़ा है बस, और कुछ नहीं है। पहले आप है जो यहाँ पे आए, इससे पहले यहाँ कोई अंदर नहीं आया। बाहर से सबको दिखता है, आप भी कवरेज कर सकते हैं बाहर का व्यू, इसका ये डैमेज नहीं लगता है। बट आप ये प्रेजेंट आप देखिए, यहाँ से आप व्यू दिखाइए, नीचे से तो वो चले गए, किसी ने इस मकान की कवरेज नहीं की। ये सारा सब कुछ तबाह मेरा हो गया है, क्योंकि मेरा सब कुछ इसी फ्लोर में था, क्योंकि नीचे वाला जो था वो बंद ही था, मैं ऊपर वाले में रहती थी, इसलिए मेरी जो सारा सब कुछ जो सामान था वो ऊपर वाले। हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के मेंबर्स ने प्रेस एनक्लेव में एहतजाज करके स्पेशल लोगों के हुकूक के लिए बने कानून को जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू करने की मांग की। नारेबाजी और तख्तियां लेकर मुजाहिरीन ने कहा कि बार बार गुजारिशों के बावजूद कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हो रहा। उन्होंने नौकरियों में रिजर्वेशन, तालीमी इदारों में दाखिला और वेलफेयर फ़ायदे यकीनी बनाने की मांग की। एसोसिएशन का इल्ज़ाम है कि जम्मू में पहले भी एहतजाज हुआ था, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा मसले सुनने नहीं आया। मुजाहिरीन ने कहा कि बुनियादी ढांचे, रोजगार और वक्त पर मदद की कमी से हैंडीकैप्ड लोगों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से तमाम महकमों को कानून के मुताबिक अमल करने, ज़रूरी कवायद बनाने और निगरानी सिस्टम कायम करने की अपील की। पहले मेरे भाई डोरा चौक जम्मू के अंदर हमारी पूरी टीम बैठी है, मैं भी खुद भी वहाँ बैठा हुआ था, हमारे स्टेट में वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन बड़ी अफसोस है कि हमारे पास कोई नहीं है। अल्लाह की कसम कोई भी नहीं गया, एक भी एमएलए वहाँ नहीं, एक मिनिस्टर कोई भी नहीं गया। जावेद डार साहब नहीं गए, कितने मिनिस्टर का नाम गिनते मेरी जबान से एक भी मंत्री नहीं गया। बहुत बड़ी अफसोस की बात है। तारिक आमिर साहब वहाँ गए थे, बाकी कौन सा एमएलए वहाँ पे गया? वी आर वेट फॉर दैट टाइम, कोई एमएलए वहाँ पे जाए, हमसे बात करे जनाब, वहाँ पे हमसे बात करे जाके। क्यों नहीं बात करते हैं ये लोग? अगर हुआ क्या, लोगों की बात क्यों नहीं करते हैं जनाब? वोट दिए ना जनाब, इनको वोट देके इनको इलेक्ट करके भेजा है ना असेंबली के अंदर, भेजा किस लिए जनाब? ये ठीक है, एक काम इनका बहुत अच्छा असेंबली के अंदर, ये काम करते हैं, वहाँ पे झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं आपस में, लेकिन गरीब और मजलूम की आवाज नहीं उठाते, बेबस और लाचार की बात नहीं करते। हमारा मसला जो है, हमारी पेंशन का मसला है, सबसे बड़ा मसला हमारा जो हमारी पेंशन का मसला है। और दूसरी बात हमारी है, अगर एक चीज है, 1250 से काम नहीं चलता है ना जनाब, हमारी फैमिली या हमारे माँ बाप की। मेरी माँ से पूछो जाके, जिसका बेटा डिसेबल पर्सन होता है, एक जिसका बेटा फिजिकली फिट है, उसको कोई टेंशन नहीं है, मुझसे पूछो ना। बीजेपी एमएलए विक्रम रंधावा के जम्मू में जेडीए जमीन पर कश्मीरी लोगों के गैर कानूनी कब्जे वाले मसले पर पीडीपी ने जवाब दिया है। एमएलए वहीद परा ने कहा कि जम्मू उतना ही कश्मीरियों का है जितना जम्मू वालों का है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के एमएलएज को जम्मू कश्मीर में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है। वहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको सरकारी जमीन पर रहने का हक है और इसको लेकर हम असेंबली में बिल भी पेश करेंगे। हालांकि हम पिछली बार भी बिल लेकर आए थे, तब एनसी की हुकूमत ने उससे खारिज करवा दिया था। उन्होंने विक्रम रंधावा के बयान पर अफसोस जाहिर किया है।
بہت ہی ڈیروگیٹری اور ڈینجرس اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا، اور انفارچونیٹلی یہ بی جے پی کی جو سیاست ہے نفرت کی بنیاد پر جو یہ فاؤنڈیشن رکھ رہے جموں کشمیر میں، پہلے ایبروگیشن کی نفرت کی وجہ سے، اس کے بعد جموں اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی 1 مہینہ پہلے، ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی میں مسلمان بچوں کو نکالا، آج پورے ملک میں کشمیری اسٹوڈنٹس کے خلاف ٹارگٹ ہراسمنٹ ہو رہی ہے، اور آج یہ اسٹیٹمنٹ کہنا کہ کشمیریوں نے جموں میں لینڈ گریبنگ کی از دا موسٹ انفارچونیٹ اسٹیٹمنٹ، جبکہ ہم اس اسٹیٹ کے باشندے ہیں، اسٹیٹ سبجیکٹس ہے، جموں ہو کشمیر ہو، یہاں کے لوگوں کو یہاں کی زمین پر رہنے کا حق ہے، ابھی یہ اسٹیٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوئی ہے، اور یہاں پر اگر کسی نے انکروچمنٹ کی ہے تو اس کو انکروچر دیکھا جا سکتا ہے، اس کو مسلمان کی نظر سے دیکھنا، کشمیری کی نظر سے دیکھنا نفرت کی سیاست کو بڑھاوا دینے کا غرض ہے۔ اس طریقے میں یہاں نہ صرف پولرائزیشن ہوگی، نہ صرف نفرت بڑھے گی، نہ صرف ایک دوسرے کے خلاف ہیٹ کرائمز بڑھیں گے، بلکہ آپ ایک دوسرے کا جو یہاں پہ جو سوشل فیبرک ہے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ جو یہاں اسٹیٹ لینڈ میں رہتے ہیں، چاہے کشمیری مسلمان ہو، چاہے جموں کا ہندو ہو، ڈوگرا ہو، جو بھی شخص لینڈ لیس ہے، ہوم لیس ہے، انہوں نے ہی اپنے گھر اسٹیٹ لینڈ میں بنائے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے ایک بل بھی لایا تھا کہ اس زمین کو ریگولرائز کیا جائے، کہ جو لوگ جموں کشمیر میں اسٹیٹ لینڈ میں رہتے ہیں یا جن کے مکان اسٹیٹ لینڈ میں ہے، گاش چرائی میں ہے، ان مکانوں کو ریگولرائز کیا جائے، تاکہ کسی بھی شخص کا مکان، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ ڈیمولیشن ڈرائیو میں نہ آئے۔ کل فیاض میر صاحب نے ایک کوشچن پوچھا تھا، اس میں بتایا گیا کہ قریب 1500 کے آس پاس پراپرٹیز ڈیمولش ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کی سوچ کے مطابق ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پونچھ نے ٹیچرز کے لیے 1 روز کا ورک شاپ کا انعقاد کیا۔ ورک شاپ کا موضوع تھا ایکسپیریمنٹس اینڈ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سائنس کی تعلیم۔ ورک شاپ کا مقصد کلاس روم ٹیچنگ کو اور اثردار بنانا تھا، جس میں ایکٹیویٹی بیسڈ اور ایکسپیرینشیل لرننگ پر خاص زور دیا گیا۔ ضلع کے مختلف اسکولوں سے آئے ٹیچرز نے اس میں پرجوش طریقے سے حصہ لیا۔ ذرائعوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایکسپیریمنٹل اور ایکسپیرینشیل لرننگ سے طلبہ میں سائنٹیفک تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اس سے کیوریوسٹی، لاجیکل تھنکنگ اور پریشانیوں کے حل کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل یعنی LAHDC کرگل نے مرحوم قمر علی آخون کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہیں ایک بلند قیادت، دور اندیش سیاستدان اور عوام کی خدمت میں پوری زندگی وقف کرنے والے رہنما کے طور پر یاد کیا گیا۔ ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز نے اسے کرگل کی سیاسی اور سماجی قیادت کے لیے کبھی نہ پورا ہونے والا نقصان بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم آخون اپنی ایمانداری، لگن، سیکولر سوچ اور عوام سے قریبی رویے کی وجہ سے تمام طبقوں میں مقبول تھے۔ بیماری کے باوجود وہ آخری دم تک کرگل ڈیولپمنٹ الائنس کے کو چیئرمین کے طور پر لداخ کی آواز حکومت ہند تک پہنچاتے رہے۔ کونسل نے ان کے بھائی ڈاکٹر محمد جعفر آخون اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ احترام میں 3 روز کا سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور دفتر بند رہیں گے۔ مرحوم قمر علی آخون لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے پہلے چیئرمین تھے اور جموں کشمیر حکومت میں کئی اہم وزارت پر فیض رہے۔ ان کی خدمات اور سیکولر وراثت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یوٹی لداخ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مکیش سنگھ نے کرگل ضلع کے اپنے پہلے 4 روز کے دورے کا آغاز کیا۔ اس دورے کا مقصد پولیس انتظامات کا جائزہ لینا اور پولیس عوام تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ ڈاک بنگلہ بودھ خاربو میں پہنچنے پر انہوں نے سول سوسائٹی کے افراد سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ راستے میں پولیس پوسٹ کھنگرال اور پولیس اسٹیشن واکھا کا معائنہ کیا، جہاں قانون و انتظام اور جرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس اسٹیشن واکھا میں ایک انٹریکٹیو میٹنگ بھی ہوئی، جس میں لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن کے صدر سمیت کئی معزز شہری موجود رہے۔ DGP نے یقین دلایا کہ لداخ پولیس پروفیشنل انداز میں ابھرتے جرائم سے نپٹنے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
वहीं इस बीच आपको बता दें, यूटी लद्दाख के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने करगिल जिले के अपने पहले 4 रोज का दौरे का आगाज किया। इस दौरे का मकसद पुलिस इंतजामात का जायजा लेना और पुलिस अवाम ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। डाक बंगला बोध खरबू में पहुंचने पर उन्होंने सिविल सोसाइटी के अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। रास्ते में पुलिस पोस्ट खंगराल और पुलिस स्टेशन वाखा का मुआयना किया, जहां कानून व इंतजाम और जराइम की सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस स्टेशन वाका में एक इंटरैक्टिव मीटिंग भी हुई, जिसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर समेत कई मुअज़्ज़िज़ शहरी मौजूद रहे। डीजीपी ने यकीन दिलाया कि लद्दाख पुलिस प्रोफेशनल अंदाज में उभरते जराइम से निपटने और अमन व अमान कायम रखने के लिए पुरअज़्म है। बजट सेशन का आज 13वां दिन है। असेंबली के कार्रवाई की शुरुआत से पहले ऐवान की जानिब से साबिक वजीर कमर अली आखून को खिराज अकीदत पेश की गई। मरहूम का शुमार करगिल और लद्दाख खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम लीडर्स में होता था। वक्फे सवाल के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी और मुबारक गुल के अलावा दीगर अरकान ने सादे मीट का मसला उठाया। बता दें कि पिछले साल मार्केट में सड़े और ख़राब गोश्त की फ़रोख्त को लेकर खासा तनाज़ा हुआ था। मेंबर्स ने जानना चाहा कि कई महकमों की निगरानी के बावजूद ख़राब मीट मार्केट तक कैसे पहुंची। मेंबर्स ने मुतल्ला वज़ीर से ये भी जानना चाहा कि इस मामले में कितने लोगों को सज़ा हुई है या जुर्माना लगाया गया है। ईदगाह के एमएलए मुबारक गुल ने खाने पीने की चीज़ों की जांच के लिए मकामी सतह पर लेबॉर्ट्री कायम करने के साथ ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की खाली पड़ी पोस्ट को जल्द से जल्द भरने की अपील भी की। टोल पोस्ट हर जगह है। एक तो मैं ये चाहूँगा जानना कि रियासत से बाहर से कैसे आया जबकि टोल पोस्ट हर जगह पे है। एक तो ये बात। दूसरी बात सर, इसी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट हमारा है। पुलिस का क्या रोल रहा है? अगर घर घर ये रॉटन मीट रॉटन चिकन पहुंचाया गया तो पुलिस कहाँ थी? तीसरा एक और डिपार्टमेंट इसको जो डील करता है वो फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का क्या रोल है जबकि वो हर जगह आए दिन हर दुकान पर जाता है, हर रेस्टोरेंट पर जाते हैं, हर होटल पे जाते हैं, तो उनका रोल है, उन्होंने क्या किया है? तीसरी एजेंसी ये है कि हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिम, हर एक म्यूनिसिपल काउंसिल के मुलाजिम, हर एक म्यूनिसिपलिटी के मुलाजिम, यानी 4 डिपार्टमेंट एट ए टाइम इस चीज को देखते हैं। ये रॉटन मीट हो, फूड अडल्ट्रेशन हो या को, मैं ये जाना पहले मेरा सप्लीमेंट्री ये है, क्या पहले जो एक तो जिन लोगों को आपको गिरफ्तार किया है उनके बारे में जानना चाहूंगा, उनके क्या गिरफ्तार करने के बाद उनका चालान हुआ, किसी को सजा लगी, कितने लोगों को आपने जुर्माना किया? मामला मंजर आम पर आ गए, लेकिन कहीं पर भी ये बड़ा परेशानी की वजह से कि इतना होना चाहिए था, बड़ा फोकस इन्वेस्टिगेशन, बड़ी अच्छी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए थी, अच्छा इसको कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन हर जगह 100% इसमें एक्विटल्स आ गए और कन्विक्शन नहीं। तो मेरी ये गुजारिश होगी, पहले प्रिवेंटिव मेजर्स पर ज़्यादा बल होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट फैक्टो में जब हुआ तो उसके बाद क्या करना। दूसरी बात है कि एनफोर्समेंट मुस्तकम हो और ये देखा जाए कि एक्विटल्स की है, क्या प्रोसिक्यूशन का लेवल हुआ, क्या उनकी कोई गलती है या क्या इफेक्टिव हमारे पास मैन पावर नहीं है, मैन पावर डिफिसिट है, तो उस पर भी तवज्जो दी जाए। कैसे चाहते हैं गाजियाबाद और पंजाब में टेस्ट करने के लिए, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, वहाँ से क्या रिपोर्ट आएगा तो इसके पता नहीं है। इसमें ज़रूरी है कि एक तो फास्ट ट्रैक पे यहाँ पे जम्मू में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये फूड एनालिसिस या ये जो उसका ये जो टेस्ट करने का ये लेबॉर्ट्री होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 4 लोग हैं श्रीनगर में और मेरा 4 है बड़गांव का भी। और फिर उसके बाद मुझे मिला एक जज, फूड सेफ्टी एक जज होता है, उसके एक कमरा होता है वहाँ पे और सेक्रेटरी, उसे कहा मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है। मुतल्लिका महकमे की वजीर सकीना इतू ने कहा कि मार्केट चेकिंग और छापेमारी की कार्रवाई में फूड सेफ्टी महकमा पुलिस की मदद लेता है, ताहम पुलिस हुकूमत के दायरे इख्तियार में ना होने के सबब सरकार पुलिस फोर्स को कार्रवाई के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ऑनरेबल मेंबर्स को भी इसमें सीरियस होना चाहिए, बात करनी चाहिए। मुझे पता है कि मेंबर इसमें चेंज नहीं कर सकता,
का रोल अगर चेंज करना है, अमेंड करना होगा, वो मिनिस्ट्री करेगी, वो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन ऑनरेबल मेंबर्स भी अपने अगर सजेशन देंगे, वो मेरा मकसद था। मैंने इनको नहीं कहा कि आप चेंज कर लीजिए, चेंज करना हमारा काम है, लेकिन ऑनरेबल मेंबर जो है इसमें सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ताकि वो सजेशन जो है उसमें हम ला सके। दूसरा, जो तारगानी साहब ने कहा पुलिस को लिखना चाहिए, पुलिस हमारे अंडर नहीं है, मेरे अंडर तो पुलिस नहीं है कि मैं लिखूंगी तो फिर वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहां तक पावर की बात मैंने की है कि वो पावर नहीं है कि हम अरेस्ट करते हैं, लेकिन जब भी डिपार्टमेंट को कहीं कहीं नीड होती है, जब वो चेकिंग के लिए जाती है, अगर वहां पे कभी पुलिस की जरूरत पड़ती है, वो अपनी तरफ से लिखते हैं, लेके जाते हैं, लेकिन अरेस्ट करने का रोल जो है वो हमारे पास नहीं है, वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास है। वो कानून में कमी है, और जब ये कानून में कुछ चेंजेस आएंगी, अगर ये कानून और ज्यादा पावरफुल बन सकता है, उसके बाद जो ये पावर जो है इस डिपार्टमेंट के पास आएंगे, और तभी इसमें पॉसिबल है कि आगे पुलिस को हम इसको इस्तेमाल, तभी हम पुलिस को लिख सकते हैं जब हमें पता होगा कि पुलिस हमारी इस पे कार्रवाई कर सकती है।